नमस्कार, भारत भूमि में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में हैं राजेश प्रजापति जी। राजेश प्रजापति जी सीएमडी हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रजापति कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के। वो बीएनएम के फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहे हैं और एमसीएचआई रायगढ़ के फाउंडर चेयरमैन। स्वागत है आपका राजेश प्रजापति जी भारत भूमि में। मुझे इनवाइट कर किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे एक बहुत बड़े उद्योगपति और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हमारे बीच में आए। इट्स आवर प्लेजर। तो राजेश जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि व्हाट्स द स्टेट ऑफ द रियल एस्टेट टुडे? क्या स्थिति है आज भवन निर्माण की? और भवन निर्माताओं में आपका काफी बड़ा नाम है, तो वर्तमान स्थिति का आप आकलन कैसे करते हैं, खरीदार और बेचने वाले दोनों की दृष्टि से? देखिए, हम लोगों का वी आर लकी कि अभी कुछ ही दिन पहले क्रेडाई नेशनल ने एक सर्वे किया था जी कि हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री की क्या स्थिति है आज की। तो ये 26 मई से लेके 4 जून तक का सर्वे था और इसमें पूरे भारतवर्ष से 5,000 लगभग 5,000 डेवलपर्स ने इस सर्वे में अपना रिस्पांस दिया। जी पूरे क्रेडाई के मेंबर्स थे ये सारे। और आपको काफी मतलब बहुत ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन मिला है। इंफॉर्मेशन ऐसा है कि 92% जो ये सब आंकड़े हैं, ये आंकड़े बिल्कुल वस्तुस्थिति बता रहे हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, ये फिगर्स डायरेक्ट हमें डेवलपर्स के तरफ से फ्रॉम द हाउसेस माउथ जैसा बोलते हैं वैसा है। तो 92% जो डेवलपर्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि अब हमारे प्रोजेक्ट्स 100% डिले होंगे। इसमें से केवल 7-8% लोग हैं, 100 में से 7-8 लोग ही होंगे डेवलपर्स जो कि समझ रहे हैं। और ये अक्रॉस इंडिया है। इंडिया के 21 राज्यों से ये सर्वे किया हुआ है। 4,813 डेवलपर्स ने इसमें भाग लिया। 92% डेवलपर्स का ये मानना है कि लेबर शॉर्टेज की वजह से हमारा जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो डिले होंगे। उसमें लेबर शॉर्टेज इतना है कि 83% जो डेवलपर्स हैं उनके यहाँ जो पहले काम कर रहे थे सेकेंड वेव के पहले, उससे आज 50% से भी कम लेबर काम कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति है। और कंस्ट्रक्शन में जो है 95% डेवलपर्स जो हैं वो आज परेशान है हमारे डिलीवरी डेट्स को लेके। तो आज आप समझिए कि आज रेरा भी आ चुका है हिंदुस्तान में हर एक राज्य में, और पोजेशन डेट एक सैरकोसेंट बोलते हैं ना, जो एक आज एक उसकी महत्व ज्यादा हो गई है। लेकिन ये इसीलिए सबसे ज्यादा टॉप ऑफ माइंड लोगों के है डेवलपर्स के कि हमारा प्रोजेक्ट 100% मतलब 92% लोगों को ये अनुमान है कि प्रोजेक्ट डिले होंगे। दूसरी बात, जो ट्रेंड्स 5 ट्रेंड्स निकल के आए इन सर्वे में से, जो दूसरा ट्रेंड निकला है वो ये है कि जो स्टील और सीमेंट का कॉस्ट बढ़ा है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जनवरी के आसपास स्टील का जो कॉस्ट था उससे जो मई एंड या जून का कॉस्ट स्टील का ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो जो 30-35 रुपए का कॉस्ट रहा करता था वो आज 60,000 62,000 के आसपास हो गया। सीमेंट भी 20-25% से बढ़ गया है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ये 83% डेवलपर्स ये मान रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 10% से ज्यादा बढ़ गया है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट
तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि स्टील और सीमेंट का के भाव में काफी बड़ी इंक्रीमेंट आई है, और ये चीज हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने भी इसके ऊपर चिंता व्यक्त की है कि भाई ये हिसाब से चलेगा तो काफी परेशानी की हम लोगों को संभावना देखने को मिलेगी। तीसरा ट्रेंड ये देखने को मिला है, मैं ये पूरे भारतवर्ष के लिए बोल रहा हूँ कि जी पूरे भारत में जो ये पिछले 2-3 महीने में जो ये कोविड का एक प्रकोप जैसे आया है, उसके वजह से पूरे भारत में 95% जो डेवलपर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो डिमांड है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। और 42% का तो ये कहना है कि 75% से भी ज्यादा हमारे यहाँ ये डिमांड, मतलब जैसे अगर हर रोज 10 लोग आते थे या हफ्ते में 10 लोग आते थे तो 1 या 2 लोग ही आ रहे हैं। ये जो ट्रेंड है ये बहुत ही घातक है, क्योंकि हम हमारे पास अगर डिमांड ही नहीं बचेगा तो फिर इश्यूज ये तो बहुत बड़ा इशू है। और भी बढ़ के बात ये है कि 85-90% डेवलपर्स का ये मानना है कि जो लोग अभी हमारे साइटों पे आके गए और जिन्हें मकान खरीदना था उन्होंने अपना मकान खरीदने का जो डिसीजन है वो पोस्टपोन कर दिया। तो ये काफी डरावनी स्थिति है हमारे इसके। और चौथा ट्रेंड ये है, 5 ट्रेंड टोटल निकल के आए कि लोन्स के ऊपर 77% डेवलपर्स जिन्होंने लोन लिया हुआ है बैंक, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस या किसी और वजह से, 77% डेवलपर्स को आज वो लोन के किस्त भरने में मुसीबत आ रही है। कोविड 1 के सिचुएशन में सरकार ने हम लोगों को एक ये दिया था, एक विंडो दिया था कि ठीक है आप 6 महीने तक अपने प्रीमियम, अपने EMIs नहीं देंगे तो भी चलेगा, 6 महीने का हमको गैप दे दिया था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, और इसलिए जो हमारे किस्त भरने हैं उसमें बहुत बड़ी हमें परेशानी हो रही है। और 5वां ट्रेंड ये है कि जो इंटेंसिटी इस कोविड का, जो आप जैसे बोलते हैं कि भाई इतना बड़ा आपको झटका लगा है इस कोविड की वजह से, तो 90% से ज्यादा डेवलपर्स ये मान रहे हैं आज कि ये हमारे बिजनेस को फर्स्ट वेव से ज्यादा सेकेंड वेव से हमें परेशानी हुई है। मतलब सेकेंड वेव हैज बीन इवन मोर, ज्यादा घातक हमारे बिजनेस के लिए हुआ है व्हेन कंपेयर्ड टू फर्स्ट वेव। तो ये 5 ट्रेंड्स निकल के आए हैं, और ये बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड्स हैं। हमारे जो महाराष्ट्र में और अन्य जगहों पर भी जो डिमांड कम हुआ था पिछले वर्ष 2020 में, जो अप्रैल से लेके सितंबर तक डिमांड कम हुआ था, अक्टूबर से फिर से बढ़ने लगा और दिसंबर 2020 में काफी अच्छे स्थिति पे पहुंचा था। जनवरी 2020 में उससे भी अच्छा, मतलब ये जनवरी टू मार्च की जो क्वार्टर है वो काफी संतोषजनक गया था हमारे लिए। मगर ये जो अप्रैल के बाद जो कोरोना का ये आया है पेंडेमिक, जो सेकेंड वेव, दूसरी लहर, उसमें हमारा बिजनेस काफी सफर हुआ है। और ये अब जैसे लोग बोल रहे हैं कि पहले के फेज में एक तो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया था, दूसरे की लोग भी ज्यादा ये नहीं थे, बोले ठीक है ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग था। इस बार लोगों का जो परेशानियां बढ़ी है और उससे हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो ये 5 ट्रेंड्स निकल के आए हैं, और ये एक्चुअली साइंटिफिक डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दिन पहले ही रिपोर्ट पूरा पब्लिश हुआ है।
उस आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसी से जुड़ा हुआ मैं एक प्रश्न इसमें ऐड कर रहा हूँ। आपने बोला कि 10% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया अभी जी, और डिमांड उल्टा और कम हो गया, जो पहले बुक किया था वो भी जा रहा है वो। जी, तो जी। अब आप बेचने के लिए कास्ट को नीचे नहीं लेके आ सकते क्योंकि आपका कास्ट ऑलरेडी बढ़ गया है वो। जी, तो क्या उपाय आप लोग सोच रहे हैं कि बायर्स आए और आपका प्रोडक्ट बिके, आपका घर बिके? देखिए, पहले की जो स्थिति थी वो एक भिन्न स्थिति थी कि डेवलपर्स के पास मार्जिन्स काफी हुआ करते थे। आज अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हम लोग निकालते हैं और उसमें आप हमारा जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट रहता है वो 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया टन रहता है, 600 रुपया स्क्वायर फुट रहता है। ज्यादा के मार्जिन में हम काम अगर करते हैं तो वो अफोर्डेबिलिटी खत्म हो जाती है ग्राहकों की और सेल नहीं होता। तो आज जो हमारी स्थिति ये है कि हमारे पास जो प्लेइंग के लिए जो प्राइस है वो बहुत ही लिमिटेड है। इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि हम लोग अभी इस स्थिति को ज्यादा दिन तक रख पाएंगे। हम लोगों को डेफिनेटली थोड़ा सा तो प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगा और कुछ दिनों में मैं ये समझ रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बढ़ोतरी, अगर समझ लीजिए 2000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और 10% बढ़ा तो हमारा 200 रुपया स्क्वायर फुट बढ़ गया। वो 600 रुपए में से 200 रुपया मैं देने लायक स्थिति में नहीं हूँ, तो कम से कम 100 रुपया, 150 रुपया पर स्क्वायर फुट हम सेल्स प्राइस में बढ़ोतरी की आशंका है मुझे। हाँ, लेकिन सेल प्राइस आपको बढ़ा के क्या करेंगे? अगर बायर्स उल्टा वापस जा रहे हैं, वो नहीं खरीद पाएंगे, तो उसका मतलब क्या होगा फिर प्राइस बढ़ाने का? तो आज ये तो 5 स्थितियां हमने देखी। इससे जुड़ा मैं पूछा जा रहा था कि तो आप सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं कि कुछ रास्ता निकाले या फिर? हाँ, तो हम लोगों ने काफी डिस्कशंस किए, सरकार को हम लोगों ने पत्र लिखे और हमारे कुछ ऐसे डिमांड्स हैं सरकार से कि एक तो हमारा कॉस्ट बढ़ा है, सरकार की तरफ से कोई हमको रिलीफ मिले। हमें अपने लिए रिलीफ जो चाहिए वो तो एक अलग मैटर है, मगर बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और कुछ राज्यों ने भी ये स्टैम्प ड्यूटी का रिलीफ दिया था। 5% से स्टैम्प ड्यूटी को घटा के 2% कर दिया। इससे कंज्यूमर्स को काफी बेनिफिट मिला और साथ ही साथ आपके जो सरकार है, सरकार को भी रेवेन्यू का लॉस नहीं हुआ। सरकार को रेवेन्यू उतना ही मिला 2020 में जितना उनको 2019 में मिला था। तो रेट दर कम करने से, स्टैम्प ड्यूटी का दर कम करने से हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे फ्लैट बायर्स को काफी इसमें फ्लैट खरीदने में एक सहूलियत हो जाएगी। दूसरी सहूलियत हम ये चाहते हैं कि कोई एक रेगुलेटर या कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कोई एक प्रावधान ऐसा होना चाहिए जिसके तहत जो स्टील के रनअवे इंक्रीज इन प्राइसेस हुए उसके ऊपर कोई कंट्रोल या चेक लग सके, या तो इंपोर्ट ड्यूटी कम किया जाए या कोई ऐसा मार्ग निकाला जाए जिससे कि वापस हमारा इनपुट कॉस्ट कम हो जाए, तो हम लोग जो आज बढ़ा के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कर रहे हैं उसको हम लोग सस्ता कर सके। तीसरा डिमांड हमारा ये है सरकार से, मतलब डिमांड के आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आज हर एक बिजनेस को इनपुट जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मिलता है, मगर हमारा एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। जबकि सीमेंट पे 28% आपका जीएसटी है। 28% जीएसटी सिर्फ लग्जरी गुड्स को दिया के लिए रखा गया था, मगर ये विडंबना है हमारी कि लग्जरी गुड्स के साथ सीमेंट को डाल दिया गया है और हमारे को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता। तो ये
एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक 18% हमारा जीएसटी स्टील के ऊपर है। तो स्टील और सीमेंट का एवरेज अगर निकाला जाए तो हमें 25%, 24% हमको टैक्स के रूप में देना पड़ता है, और जिसका हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। तो हमारा ये एक और अनुरोध है सरकार से कि या तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाए, या तो सीमेंट स्टील के ऊपर जो इनपुट जो जीएसटी है वो घटा के 5% या 12% किया जाए। तो ये 2-3 चीजें अगर सरकार करती है। और चौथा डिमांड हमारा और आग्रह जो अगर बोल दें कि जो हमें इस समय ईएमआई भरने के लिए हमें बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। तीसरे चौथे महीने में तो हमारा एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा। आज 2 महीने 2.5 महीने निकल चुके, किसी भी हालत में हम लोगों ने एक आध किस्त भर दिया हो, मगर और किस्तें भरने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो हमारा ये डिमांड है सरकार से, हाथ जोड़ के आग्रह है कि हमें रिस्ट्रक्चर किया जाए, हमारे लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाए, ताकि हमें जो आज भरना है वो हमें 2 साल बाद या 1.5 साल बाद भरने की नौबत आए। आज हमारे पास पैसे नहीं है कि हम भर सके, तो जो पैसे हमारे पास बचेंगे वो हम लोग हमारे कंस्ट्रक्शन में उसका उपयोग कर पाएंगे और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को बढ़ाएंगे, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस को बढ़ाएंगे। ये बातें हैं जो कि हम लोग सोच रहे हैं सरकार तक पहुंचे और हमारे रियल एस्टेट बिजनेस को इंसेंटिवाइजेशन हो। ऐसा होता है तो फिर बायर और सेलर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगा। विन विन सिचुएशन है, और बायर को भी अगर 5% से 2% हुआ तो समझो 4,000 या 5,000 स्क्वायर फुट पर स्क्वायर फुट का अगर कॉस्ट है, प्राइस है, तो 5,000 पे 3% मतलब उसको 150 रुपया स्क्वायर फुट का तो इमीडिएट फायदा मिल जाता है। तो तुरंत व्यक्ति, और जो सेल होने और नहीं होने के बीच में यही 100-150 रुपए का फर्क रहता है हमारे और बायर के बीच में। तो यही अगर गैप सरकार मिटा दे जैसे कि पहले हुआ था, और इस चीज की ये जो रिजल्ट है वो तो सबके सामने है। करेक्ट। इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, सरकार को भी नुकसान नहीं हुआ, बायर को भी नहीं हुआ, और हमारे डेवलपर्स को भी नहीं। उल्टा इसमें ये फायदा हुआ कि जो लोग 260 एंसिलियरी यूनिट्स जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के वजह से चलती हैं, उनके अंदर एक बढ़ोतरी आई और जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया। आप देखिए 140 हजार करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ अप्रैल के महीने में। वो इसी वजह से कि पिछले 3 महीनों में रियल एस्टेट भी बढ़ा, बाकी भी इंडस्ट्रीज में बढ़ोतरी हुई थी, मगर रियल एस्टेट का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अच्छा, मैं दूसरे प्रश्न पे जाऊं, उससे जुड़ा एक प्रश्न पूछूंगा, उसमें एक लाइन का जवाब चाहिए मुझे कि ये स्थिति में इन्वेस्टर के लिए ज्यादा समय ठीक है या जो रियल बायर्स है उनके लिए ज्यादा समय ठीक है? इस समय तो रियल बायर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। डेवलपर भी आज ये चाहता है कि सस्ते, जितना कम में हो सके हम अपना फ्लैट बेच दें। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट भी लोएस्ट रेट पे है। बायर्स को भी ये पता है कि अब घर बड़ा लेना चाहिए, और घर की जो अहमियत है वो क्या है वो आज बायर्स को भी पता चल गई है। तो ये सारी स्थितियों को देखते हुए एनआरआईज की भी डिमांड है। तो ये सब स्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जो स्थिति है आज की परिस्थिति, उसमें बायर्स, जो रियल बायर्स हैं, जो एक्चुअल यूजर्स, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये तो आप लोगों के लिए हो गया और बायर्स के लिए, लेकिन जो मजदूर आप लोग यहाँ काम करते हैं, लेबर्स हैं, आप बीएनएम के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, फिर एमसीएचआई के चेयरमैन रहे हुए हैं, तो उनके लिए आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है? क्या उनकी बेहतरी के लिए क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, जो कंस्ट्रक्शन लेबर हमारे साइट पे थे, जैसे मेरे ही प्रोजेक्ट पे काफी कंस्ट्रक्शन लेबर थे, और इस बार मैं सरकार को ये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे कंस्ट्रक्शन साइटों को बंद नहीं कराया, जिसके वजह से जो पिछली बार एक
माइग्रेंट लेबर का मास एक्सोडस हुआ था, जो पूरी ट्रेनें भर के, बसें भर के लोग जा रहे थे, बदहवास लोगों को, वो नहीं हुआ। मगर उसको वो तो नहीं हुआ, मगर हमें अपने साइट को चालू रखने में बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि एक तरफ से कस्टमर्स नहीं थे, क्रेडिट नहीं मिल रहा था, दूसरी तरफ साइट चालू रखना था। साइट चालू रखने के लिए हम लोगों ने, हमारे जैसे सरकार ने बताया, हम लोगों ने कंटिन्यूस हर 15 दिन में हर एक लेबर का हम लोग टेस्ट करते थे, और उनका कोविड अगर निकला पॉजिटिव तो उनको हम क्वारंटाइन करते थे, डॉक्टर्स को बुला के उनका मेडिकल चेकअप वगैरह करते थे। हमारे साइट पे तो ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन हमने सुना है कुछ और साइटों पे जब लेबर की का प्रॉब्लम बढ़ा तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन और पूरा मेडिकल एक्सपेंस डेवलपर्स ने। दूसरी बात, अपनी साइटों पे हम लोगों ने स्टैगर किया, जो हमारे लंच टाइम था, तो सब लोगों को 1 से 1:30 के बीच में हम लोग छोड़ देते थे, अपना अलाउ करते थे। लेकिन अभी हम लोगों ने 12:30 बजे से 2 बजे तक तो 3-4 ग्रुप्स में हम लोग भेजते थे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। जितनी भी एंट्रेंस हैं हमारे प्रोजेक्ट्स की, हर एक एंट्रेंस पे हम लोगों ने वॉश बेसिन का, साबुन का व्यवस्था किया था, कि लोग अपना हाथ धोएं और काम पे चढ़े, जब नीचे उतरे तब हाथ धोएं। तो जनरली ये हम लोगों ने किया। चौथा ये किया कि कुछ साइटों पे लोगों ने स्टीम मशीन रखा था, कि लोगों को अगर सर्दी हो गई है तो वो स्टीमिंग नॉर्मली कर सके। और ये सब करते हुए रेगुलर चेकअप्स और रेगुलर हम लोग डॉक्टर्स को बुलाना और उनका हेल्थ चेकअप कराना और उनको दवाइयाँ बांटना, ये सब हम लोगों के यहाँ हो रहा था। और अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने, क्रेडाई के अध्यक्ष ने ये घोषणा किया है कि हम सभी क्रेडाई के वर्कर्स को, 2.5 करोड़ वर्कर्स हमारे ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं। ज्यादा हैं, कम से कम 5 करोड़ से ऊपर हैं क्रेडाई के साइटों, डेवलपर्स के साइटों पे, मगर उनमें से कम 2.5 करोड़ जो हैं उनको हम लोग प्री वैक्सीनेशन करवाएंगे। और उसमें काम शुरू भी हो चुका है, लाखों वर्कर्स का ऑल अक्रॉस इंडिया। हम लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले, हमारे साइट के बगल में एक डेवलपर है, उसने 150 वर्कर्स का चेक पैसे भर के उसने सारे लोगों का ये करवाया। तो ये वैक्सीनेशन हम लोग आज खरीद के करना पड़ रहा है, मगर हम लोग उसका पेमेंट करके खरीदने की कर रहे हैं। और अभी हम लोगों के नेशनल प्रेसिडेंट के तरफ से मुहिम चल रहा है कि पॉसिबल है कि हम लोग वैक्सीन डायरेक्टली इंपोर्ट करके हर एक शहर में किसी हॉस्पिटल से टाई अप करके उसके माध्यम से वैक्सीनेशन हमारे साइट पे ही करवाते हैं। ये वर्कर्स की तरफ। लेकिन लॉकडाउन से जो पहले वेव में, सेकेंड वेव में जो लोग बेरोजगार हुए, जो मजदूर जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए कुछ क्या सोच रहे हैं आप लोग? मैं आपको बताऊं कि आज, जैसे कि मैंने बताया कि 80% से ज्यादा डेवलपर्स के पास आज 50% से कम मजदूर हैं। करेक्ट। आज ऐसा कोई डेवलपर नहीं है जो मजदूर को ढूंढ नहीं रहा हो या मजदूर की रिक्वायरमेंट नहीं हो। अगर ये थॉट है किसी के दिमाग में कि मजदूर के पास आज काम नहीं है, बेरोजगार है, तो वो बिल्कुल गलत है। हर मजदूर का इधर इतना डिमांड है कि हम लोग आज ये बोल रहे हैं कि आप हमारे साइट पे, जैसे मेरे खुद के साइट पे, हम लोग यहाँ पे एडवांस में लोगों को टिकट भेज रहे हैं कि आप टिकट हमारे तरफ से ले लो, मगर आप अगली गाड़ी पकड़ के आ जाओ। तो कोई मजदूर आज बेरोजगार नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे था वो तो बिल्कुल ही नहीं है। तो उनको कहीं और काम मिल गया, तो कहाँ पे उनको काम मिल गया है कि वो नहीं आ रहा है? अब या तो काम मिल गया है, या वो गांव एक बार जा चुके तो उनको आने का मन नहीं है, या वो डरे हुए हैं आज भी कि भाई हम थोड़ा 2-4 महीना और देख लें, उसके बाद बॉम्बे जाएं। क्योंकि बॉम्बे में या महाराष्ट्र में पूरे देश में सबसे ज्यादा परेशानी थी, दिल्ली में भी सबसे ज्यादा परेशानी थी। तो शहरों में जाने से लोग डर रहे हैं
कि भाई वापस अगर कुछ फ्लेयर अप हुआ तो वापस हमें गांव आना पड़ेगा। तो 2 महीने के लिए गए थे, आज फिर भी मतलब वेट एंड वॉच पे की स्थिति में है। करेक्ट करेक्ट। अभी राजेश जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि राष्ट्रीय स्तर पे आप कैसे देखते हैं इसको? सभी वर्गों में कोविड-19 से सभी वर्ग जो है वो कोविड-19 से प्रभावित हुए, डिस्टर्ब हुए हैं, तो आप कैसे ओवरऑल पिक्चर कैसे देखते हैं? आगे भविष्य क्या देखते हैं इस देश का? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे तो जैसा आपने कहा कि हर एक वर्ग इससे प्रभावित हुआ है। ज्यादातर लोग नेगेटिवली प्रभावित हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि जिनका बिजनेस बढ़ा है, तो ये एक प्लस माइनस का दौर है। मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग हैं, जो लोग एक्सरे और सिटी स्कैन वगैरह लोग का जिनका बिजनेस था, उन्होंने तो बहुत अच्छे बिजनेस किए। कुछ लोगों को परेशानियां भी हुई, बहुत ज्यादा लोगों को परेशानियां हुई, मगर कुछ लोगों को इसमें बेनिफिट भी हुआ। आज लोएस्ट स्ट्रेटा पे जो लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा इसमें परेशानी हुई है। और बहुत सारे लोग जो, जैसा आपने बताया पहले भी, बेरोजगार हुए। वो लोग अपने गाँव में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, मगर वो डर के मारे वापस नहीं आ रहे। और बहुत सारे लोग जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर जा चुके थे, वो धीरे से फिर से पॉवर्टी लाइन के नीचे आ चुके हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने बहुत पैसे भी कमाए। आज यही कोविड की परिस्थिति में हमारे देश का सबसे बड़ा जो उद्योगपति है, वो डेट फ्री हो गए, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गए। तो उन्होंने इस चीज में बेनिफिट भी उठाया। तो हर एक का अलग अलग है, मगर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इसमें बहुत ज्यादा सफर हुआ है। और जो ये कर्मचारी वर्ग है और जो ये वर्क फोर्स है, लेबर है, इनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। इनमें डेथ्स भी, अभी फर्स्ट वेव में इट वाज ऑल अबाउट लाइफ, सेकेंड वेव इज ऑल अबाउट लाइवलीहुड। लाइवलीहुड बहुत सारे लोगों का गया है। और फर्स्ट वेव में लोग टेंशन में कम थे, अगर टेंशन में ज्यादा थे, मगर लोग एक्सपायर कम हुए थे, डेथ कम हुआ था। इस बार टेंशन नहीं है लोगों को ज्यादा, इसी वजह से डेथ भी ज्यादा हुआ है। तो कभी ऐसा लगता है कि वरीड होना भी कोई अच्छी बात होती है। तो इस बार ये एक विडंबना है हमारे देश की कि जरा सा सरकार ने क्या कह दिया कि भाई हम लोगों ने जीत हासिल कर दी, तो लोग अपनी पार्टियां मनाने लग गए, या लोग घूमने फिरने लग गए, या इधर उधर जाने लग गए रिश्तेदारी और ये सब चीजों में। तो आज भी जो हमारी स्थिति है वो ये नहीं है कि हम लोगों ने जीत कोई पाली, या हम लोगों को आज भी बहुत सावधानी से रहना है। फ्यूचर में ये देख रहा हूँ कि जैसे ही ये कोविड का सिचुएशन निकलेगा, मुझे ऐसा पर्सनल लेवल पे लग रहा है कि बिजनेस बहुत अच्छा होगा। आज जो कि हम लोग डेफिनेटली एक ये देख रहे हैं कि डाउनफॉल हुआ है, मगर रिवर्स बाइंग आएगा। एक स्थिति आएगी जब रिवर्स बाइंग, लोग परेशान होके घर में बैठे, जब उनको मौका मिलेगा तो वो पैसा खर्च करेंगे, इकोनॉमी में पैसा घूमेगा और इकोनॉमी मेरे हिसाब से बूम करेगी। ये थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है पूरा नॉर्मलाइज होने के 6 महीने बाद ये आपको परिस्थिति दिखेगी, मगर जरूर ये परिस्थिति दिखेगी कि लोग घर से बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि लोगों को एक जो लेसन लेना था वो ले चुके। पर्यावरण से खेल जो किया था, उससे क्या हानि होती है उन लोगों को सबको पता चला है। और फैमिली का जो क्या महत्व है, और फैमिली के साथ रहना कितना इम्पोर्टेंट है, फैमिली के साथ घूमना कितना इम्पोर्टेंट है, वो लोगों को आज पता चला है। तो लोग थोड़ा सा अपने फैमिली पे खर्च करेंगे, अपने उद्योग को ज्यादा संवारने की कोशिश करेंगे, एंड डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी बूम करेगी। आपने जो एक वर्ड यूज किया पार्टी के बारे में, तो ऐसा बोल सकते हैं कि पार्टी अभी बाकी लेकिन दूर है। दूर है जी। हाँ, कोरोना गया नहीं, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। जी, लेकिन दूर है अभी, मगर दूर है। हाँ जी जी। थैंक यू सो मच राजेश प्रजापति जी, आप हमसे जुड़े, और उम्मीद करूंगा कि आप आगे भी हमसे जुड़े और
समाज और हमारा मार्गदर्शन करें इस प्रकार से। आपने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।